आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के मानव जनन में। मानव जनन क्या है, किस तरह से मानव में जनन होता है, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काफ़ी डिटेल में, काफ़ी बेहतरीन तरीके से, बिकॉज कि ये ऐसा पॉइंट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे 12th के एग्जामिनेशंस में मानव जनन से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का सचित्र वर्णन करें, मतलब पुरुष जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें या मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। ये क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग में भी पूछता है और इससे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानवों के अंदर अपने जैसे मानवों को जन्म देने की प्रक्रिया मानव जनन कहलाती है। और इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मानव में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अहम अंग कौन कौन है, उनकी क्या भूमिका है, वो कैसे रोल करते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें सबसे अहम जो भाग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वृषण वृषण जो कहा जाता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का सबसे अहम हिस्सा होता है, मुख्य हिस्सा होता है। चित्र में आप देखेंगे तो वृषण जो होता है 2 होते हैं और उसके बीचों बीच में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो शीशन होता है वो होता है। तो शीशन के बगल में जो 2 वृषण होते हैं वो वृषण शरीर से बाहर निकले होते हैं। वृषण शरीर से बाहर क्यों निकले होते हैं? क्योंकि वृषण में जो शुक्राणु होती हैं वो शुक्राणु का जो तापमान होता है हमारे शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए, नहीं तो शुक्राणु क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे, एक्टिविटी उनकी खत्म हो जाएगी। तो जब एक्टिविटी उनकी खत्म हो जाएगी तो वह जनन योग्य नहीं रह जाएंगे, इसलिए वह शरीर से क्या होता है, बाहर रहता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि वृषण हमारे उदर गुहा से बाहर क्यों रहता है, तो उसका राइट आंसर लिखेंगे कि वृषण उदर गुहा से बाहर इसलिए रहता है क्योंकि वृषण के अंदर जो शुक्राणु होते हैं वह 2 से 3 डिग्री तापमान, शरीर का तापमान जो होता है 36.66 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी फॉरेनहाइट में बात करें तो 98 फॉरेनहाइट, तो उससे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, इसीलिए वृषण जो होता है शरीर से बाहर होता है। वृषण में बहुत ऐसी बातें होती है जिसको जानना होता है। वृषण का जो साइज होता है उसकी लंबाई होती है 2 से 5 सेंटीमीटर और मोटाई लगभग होती है 2 से 3 सेंटीमीटर और इसी के आसपास उसकी चौड़ाई भी होती है। एक इसके अंदर जो इसके अंदर जो शुक्राणु बनते हैं उनके जो ब्रांच होते हैं उसके अंदर भाग जो होते हैं 250 होते हैं, 250 लगभग 250 उसमें शुक्राणुओं के निर्माण के स्थल होते हैं जो टेस्टिस में मौजूद होते हैं, जहाँ पे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब यहाँ पे जो टेस्टिस की बात कर रहे हैं, ये टेस्टिस में शुक्राणु कब से बनता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये शुक्राणु बनने की प्रक्रिया जो होती है हमारे बचपन से नहीं होती है, बल्कि ये शुक्राणु बनने की प्रक्रिया लगभग 10 से 13 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होती है और जीर्णावस्था आने से पहले तक ये चलती है। यानी लाइफ के अंतिम समय तक अगर जो कोई बॉडी को मेंटेन करके रखता है तो उस समय तक शुक्राणुओं का निर्माण होते रहता है। इसमें जो वृषण होता है कभी कभी इसके जो साइज होते हैं ये लार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उसमें द्रव जैसे पदार्थ भर जाते हैं जिसको ऑपरेशंस करना होता है। या कभी कभी किसी भी पुरुष में वृषण जो होते हैं वो शुक्राणुओं की जो जन्म देते हैं उसका जो मोटिलिटीज होता है उसमें जो सक्रियता होता है बिल्कुल कम पाई जाती है, इसीलिए वृषण के दोष के कारण एक बीमारी भी हो जाती है पुरुषों में जिसको हम लोग अस्पर्मिया कहते हैं। आपने सुना होगा अस्पर्मिया, जिसमें शुक्राणु का जो निर्माण होता है मोटाइल शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है, उसको हमारे यहाँ नामर्द या नवमर्दानगी भी कहा जाता है, जिसके अंदर पिता बनने की योग्यता नहीं होती है और वो किसी भी फीमेल्स को फर्टाइल नहीं कर पाता है, जिसके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। शुक्राणु जो होते हैं एक बार में वीर्य के स्खलन द्वारा 20 से 30 मिलियन एक बार में अस्खलित होते हैं, यानी 20 से 30 मिलियन में से केवल एक ही स्पर्म जो होता है क्या करता है कि एग्स को फर्टाइल करने के लिए उत्तरदायी होता है।
केवल एक ईग। आप चित्र में देख सकते हैं, स्पर्म को भी देखेंगे और स्पर्म को चित्र में देखेंगे तो उसमें देख रहे होंगे आप कि ऊपर जो होता है उसका मुख होता है, बीच में उसका गिरवा होता है और धड़ होता है और लास्ट में पूंछ होता है। यानी 4 पार्ट में शुक्राणु का होता है बॉडी। और ये जो शुक्राणु का आप जो चित्र देख रहे हैं, ये शुक्राणु, यही शुक्राणु जब एक शुक्राणु क्या होता है अंडाणु में जाकर इंजर्ड कर जाता है यानी प्रविष्ट कर जाता है तो निषेचन करता है। लेकिन इसमें मोटिलिटीज की बात किया जाए, सक्रियता की बात किया जाए तो 60% से सक्रियता जिस पुरुष के अंदर स्पर्म की कम होती है, यानी 60% से शुक्राणु उसमें कम मोटाइल होंगे तो वह पिता नहीं बन पाते हैं। ठीक है, इसलिए इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न ऐसा भी आता है कि 20 से 30 करोड़ जब स्पर्म स्खलित हो रहा है और उसके अंदर मोटिलिटीज अगर जे मान लीजिए 60% नहीं है, अगर 50%, 40%, 30% भी है, तभी 3-4 करोड़ उसमें जीवित स्पर्म है और एक ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए, तो क्यों नहीं निषेचित हो पाएगा। लेकिन निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है, बिकॉज ये निषेचन की क्रिया पूरा होने के लिए मोटाइल स्पर्म का होना जरूरी है, सक्रिय स्पर्म का होना जरूरी होता है। जैसे हमारी एज के अनुसार ये डिफॉल्ट करता है। जैसे जो किशोरावस्था के बाद जब हम लोग प्रौढ़ावस्था में जाते हैं तो उस समय जो स्पर्म की मोटिलिटीज होती है बहुत ही अच्छी होती है और धीरे धीरे इसकी मोटिलिटीज क्या होने लगती है, कम होने लगती है एज के साथ। ठीक है, अब हम लोग का टेस्टिस कंप्लीट हो गया है कि टेस्टिस यानी वृषण जो है शुक्राणु यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का सबसे अहम हिस्सा है और इसका बहुत ज़्यादा रोल है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला इसका काम है जो शुक्राणुओं का निर्माण करना है, यानी वृषण क्या करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है। अगर जो शुक्राणुओं का निर्माण सही से नहीं कर रहा है या उसमें कुछ डिफॉल्टिंग आ रही है तो कोई ना कोई इसमें बीमारी होगी, जिसको शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होने के लिए अस्पर्मिया बोला जाता है। और नर हार्मोन की उत्पत्ति करना, यानी नर हार्मोन जो होता है, मेल हार्मोन्स, जो उसको स्पर्म बनने के लिए प्रेरित करता है, उसके एक्टिव बनाए रखता है। ये हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, तो वृषण से निकलते हैं। उसमें कोशिकाओं की संख्या 250 होती है। उसका साइज मैंने भी बता दिया कि 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा और लगभग उतना ही मोटा होता है। और इसमें अब आता है दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम लोग अधिवृषण कहते हैं। सेकेंड, अधिवृषण। अधिवृषण में क्या होता है कि सबसे जो होता है कि जब शुक्राणु बन जाते हैं तो शुक्राणु वहां पे जाकर स्टोर होते हैं। शुक्राणु वहां पे जाकर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, यानी जमा होते हैं। और जब शुक्राणु स्टोर होते हैं तो वहां पे परिपक्व होना शुरू होते हैं। स्टोर होने के बाद क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। परिपक्व तो आप समझ ही रहे हैं, मतलब वो पौधावस्था में आते हैं। यानी स्पर्म स्टार्टिंग में क्या होता है कि विकसित नहीं रहता है, लेकिन जब परिपक्व होता है तो बिल्कुल विकसित हो जाता है, जनन के लिए रेडी हो जाता है। यानी उसके बाद की स्टेप जो होती है, परिपक्व होने के बाद सक्रियता उसमें आती है और सक्रियता आने के बाद निषेचन की क्षमता उसमें डेवलप हो जाती है। और ये काम कहाँ पे होता है, तो अधिवृषण में होता है। ये चीज याद रखना है। वृषण में क्या होता है, उसका निर्माण होता है और नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है। निर्माण होने के बाद वो कहा जाता है अधिवृषण में संग्रहित हो जाता है। संग्रहित होने के बाद उसमें क्या होता है, उसकी सक्रियता आती है। सक्रियता आने के बाद उसमें जनन की क्षमता विकसित हो जाती है। अब आता है तीसरा जो मुख्य अंग है, वो आपका है पुरुष जनन तंत्र में शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका क्या है, शुक्रवाहिका यानी ये क्या होता है, भाषा डिफरेंस, इसमें अधिवृषण और शुक्राशय दोनों को जोड़ने का काम करता है। यानी अधिवृषण जहां पे स्टोर हुआ रहता है और शुक्राशय जहां से योनि में शुक्राशय जहां से पेनिस में जाता है, तो ये दोनों को ये जोड़ने का काम करता है कौन, शुक्रवाहिका। और शुक्रवाहिका को ही काट कर बांध दिया जाता है तो पुरुष नसबंदी होती है। मतलब जो रास्ता है पेनिस में अधिवृषण से शुक्राणु को ले जाने का, उसी को जब रोका जाता है, अवरोध किया जाता है, तो उसे पुरुष नसबंदी कहा जाता है। इसको भी हम लोग अगले चैप्टर में इसको कंप्लीटली समझेंगे। शुक्राशय और अधिवृषण से जोड़कर उसे क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ा देता है। यानी शुक्रवाहिका का यह मुख्य काम होता है। अब आता है शुक्राशय। शुक्राशय में चला गया। अब शुक्राशय क्या करता है, इसको शुक्राशय क्या करता है कि एक पदार्थ स्रावित करता है जो लिक्विड टाइप का होता है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा टाइप का। और उस चिपचिपे गाढ़े पदार्थ में स्पर्म क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। एक बात मैं इसको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जो पुरुष अनफर्टाइल होगा, यानी बाज पुरुष होगा, जो अपने पिता बनने की योग्यता नहीं रखता होगा, क्या उससे स्पर्म निकलेंगे कि नहीं? उससे भी स्पर्म निकलेगा।
लेकिन उसके स्पर्म चिपचिपा पदार्थ की तरह निकलेगा, लेकिन उसमें स्पर्म जो होंगे यानी जो शुक्राणु होंगे वो सक्रिय अवस्था में नहीं होंगे, इसलिए वो बाह्य पुरुष हो जाता है, यानी द्रव उससे भी स्रावित होंगे। यानी इसमें हम बताना चाहते हैं कि जो चिपचिपा पदार्थ है ये इसमें से भी क्या होता है, निकलता है। किसमें से? तो एक मेल के शुक्राशय से, और शुक्राशय से निकलने के बाद शुक्राणु जो आए हुए रहते हैं वो उसमें क्या हो जाते हैं, मिलकर और उसमें तैरने लगते हैं। वो द्रव में क्या होते हैं, वो तैरने लगते हैं। और तैरने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि एक और होता है पुरस्थ ग्रंथि, जिसे प्रोजेस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये पुरुष के अंदर, पुरुष जनन तंत्र के अंदर पाए जाने वाला अहम अंग है, जो एक हार्मोन्स को स्रावित करता है और एक द्रव को स्रावित करता है, जो द्रव वीर्य, वीर्य बोलते हैं, जो शुक्राणुओं के समूह का जो चिपचिपा पदार्थ का एक जो फॉर्मेशन होता है उसको वीर्य कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसको सीमेंस कहा जाता है। तो पुरस्थ जो द्रव होता है ये वीर्य में मिल जाता है और एक विशेष प्रकार का स्मेल उत्पन्न करता है, यानी एक अलग टाइप का महक होता है जो उसमें स्मेल को क्या करता है, मिलाता है, और तब जाकर उसको सक्रिय बना देता है। और बनाने के बाद तब स्पर्म क्या होता है, बिल्कुल रेडी हो जाता है, उसमें सारा चीज़ मेंशन हो जाता है। और जब सारा चीज़ उसमें मेंशन हो जाता है तब वो शुक्राणु क्या होते हैं, रेडी हो जाते हैं। और वो शुक्राणु कहाँ जाते हैं, पेनिस में, यानी सीसन में। कब जाते हैं, जब कोई मेल फीमेल के साथ सेक्स करते हैं तो मेल के द्वारा पेनिस के माध्यम से मादा की योनि में शुक्राणुओं को ले जाकर छोड़ा जाता है। यानी जो पेनिस होता है शुक्राणुओं को मादा के योनि में छोड़ने का काम करता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है शुक्राणुओं को मादा योनि में छोड़ने का काम कौन करता है, सीसन करता है। और सीसन का जो भाग होता है, जब सेक्स होता है तो सेक्स के समय घर्षण के द्वारा वो उत्तेजित होता है और उत्तेजित होने के बाद वीर्य को अस्खलित करता है। तो इस प्रकार से हमने पूरी पार्ट्स को देखा और किस किस पार्ट्स का क्या रोल है, कैसे वो रोल निभा रहा है, और तब जाकर फीमेल्स के बॉडी में सीमेंस जाता है, और सीमेंस जाने के बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी करती है। उसको हम लोग निषेचन में समझेंगे कि ऐसे निषेचन होता है। तो देखिए, मेल के द्वारा जब सीमेंस को वीर्य को जब फीमेल बॉडी में अस्खलित किया जाता है तो किसी दिन अस्खलित करने से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बल्कि जिस दिन अंडा आता है उसी दिन अस्खलित होगा, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। और इसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, यानी नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाए हुए हैं उसमें आपको बनाएंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप लोगों को इतनी ही बात समझनी थी कि मेल रिप्रोडक्टिव क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है। कभी कभी सचित्र वर्णन करने के लिए आता है। तो आप देख रहे हैं जो चित्र आप देख रहे हैं ना, तो इस चित्र में जो है इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। पहले स्ट्रक्चर जो है चित्र जैसा दिया है वैसा चित्र आप बना देंगे, और चित्र बनाने के बाद ये सारी बातों को आप क्या करेंगे, लिख देंगे, और लिखने के बाद ये क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका एग्जाम में होता है लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और इस प्रकार से 5 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा।